जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं जनरल स्टडीज का ये वीडियो का पार्ट नंबर आपका 16 लेकर आ गया हूं। ठीक है, यानी कि 16। तो चलिए, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे जनरल स्टडीज का पूरा जितने भी आपका दिया गया था वॉल्यूम 2 का रुक्मिणी पब्लिकेशन का, आज मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि यदि ए का मान, मतलब ए बिंदु इतना है, बी बिंदु इतना है, तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर अल्फा बीटा है तो इसका मान निकालना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए, यहाँ पे ये दोनों ए और बी बिंदु हो गया और इसके मध्य बिंदु अल्फा बीटा बोला गया है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? ये x1 प्लस x2 अब बाटा में 2, y1 प्लस y2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया अब बाटा 2। अब यहाँ पे मान जैसे ही इसको आगे सोल्व करिएगा तो इसको जोड़िएगा तो 3/2 आ जाएगा, और इसको एक में -3 घटाइएगा तो यानी -2 अब बाटा में 2। इसको कट करिएगा तो एक बार में कट जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो अल्फा बीटा का मान आपको पता चल गया। ये हो गया अल्फा का मान 3/2 और ये हो गया बीटा का मान -1। अब यहाँ पे इसका मान जो पूछा गया था 6 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, इसमें मान भर दीजिए। तो देखिए हमने क्या कर दिया, 6 अल्फा के मान हमें 3/2 आया था, अब बीटा का मान -1 आई प्लस 1 है तो प्लस 1। अब आगे सोल्व कर लीजिए, तो इसको 3 बार में काट दिए तो 3 3 कितना हो गया 9 आई प्लस माइनस -1 आई प्लस 1। अब इसको जब सोल्व करिएगा तो ये देखिए प्लस माइनस खत्म हो जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल +-3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा +-3, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि आकृति में क्यों बोला है एल पी एम क्यू और एल एम ये दो स्पर्श रेखा है, तो एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो ये आकृति देखिए, चलिए इसको बनाते हैं। जैसे बोला गया था वैसे चित्र बना दिया गया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए पी ए है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पी ए 11 दिया है, और फिर पी डी, ये देखिए पी डी कौन है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक पी डी। ये आप पढ़े होंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर, तो ये 11 है, तो ये भी आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए पी और ए डी भले पी डी, ये दोनों का मान 11 हो जाएगा। और आपका देखिए पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक पी क्यू 25 बोला है तो 25। अब हमें डी क्यू का मान निकालना है, तो डी क्यू कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो 25 में से आपका है 11 घट जाएगा, तो आ जाएगा आपका कौन सी डी क्यू का मान 14। अब मेरे को क्यू ई निकालना है, क्यू ई, तो ये जब 14 है तो ये भी आपका 14 हो जाएगा, यानी कि आपका क्यू ई बराबर क्यू डी हो जाएगा, तो ये भी आपका 14 ही आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आपका है ई क्यू का मान पूछा गया था एक्स का मान, तो जब ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपका है ई क्यू का मान, एक्स का मान जो पूछा गया था तो 14 होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये एल पी एम क्यू एल एम दिया है, ये थोड़ा सा इसके टाइपिंग में इसके मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो यहाँ पे खाली स्थान एक्स का मान पूछा गया है, हमने आपको निकाल के बताया कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया इसका आंसर क्या होगा, 14 आएगा। कैसे बताया देखिए, यहाँ पे चित्र में भी देखिएगा, तो आप यहाँ पे देखिए जब ई 11 है तो ये भी क्या हो जाएगा 11, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसलिए तो जब ये 14 भले ये 11 है तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ तक, तो आपका ये भी 11 आ जाएगा। और टोटल जो 25 है, तो यहाँ से जब 11 आप इधर इसमें से घटा दीजिएगा तो इधर कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जब 14 है तो इधरों क्या होगा, ये भी दूरी बराबर होगा, यानी 14 ही होगा, यानी एक्स का मान यहाँ से 14 हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। ठीक है, आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? ये तो आराम से बनेगा, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, अब वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ओके, पाई से पाई कटिस हो गया, एक बार से एक बार कटिस हो गया, तो इधर आर और इधर 2, यानी कि आर का मान 2 आ गया, यानी कि 2 मात्रक इसका आंसर आ गया, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा कि tan ए का मान आपका 1 है, tan बी का मान √3 है, तो इसका मान क्या होगा? तो सिंपल, ए और बी के मान पहले पता कर लीजिए। ये देखिए ई 1 किसका होता है, तो tan 45 का मान होता है, तो तुलना करेंगे
तो ए का मान आ जाएगा 45। tan बीटा का मान यहाँ √3 बोला है, तो √3 कितना का मान होता है tan, तो tan आपका 60 का मान होता है, यानी कि बीटा का मान आपका आ जाएगा 60, यानी बी का मान आ गया 60 और ए का मान आ गया 45। पता चल गया। अब यहाँ पे भरना है cos ए इंटू कॉस बी माइनस sin ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला काथी का होता है, cos ए प्लस बी का सूत्र होता है, cos ए प्लस बी का। अब यहाँ पे cos और ए का मान 45 आया था, अब बी का मान 60 आया था, अब जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, ए का मान 45 अब बी का मान 60, अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 105 आ जाएगा, 105, तो cos 105 की बात हो रहा है। चाहे यहाँ पे यहीं पे भर दीजिए, यहाँ पे भरिएगा तो पता चल जाएगा cos ए मतलब 45, 45 के मतलब 1/√2, ठीक है। यहाँ पे बी के मान कितना था 60, यानी cos 60 के मान 1/2 माइनस ए के मान कितना था 45, यानी कि 1/√2, और बी के मतलब कितना था 60, 60 मतलब साइन 60 के मान √3/2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो लघुत्तम आपका 2√2, 2√2 आएगा, तो 2√2 और यहाँ पे गुना करिएगा तो 1 आएगा, और माइनस और यहाँ पे √3 में 1 से तो √3 आएगा, यानी 1 - 2√3/2√2। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कर रहा है जब तीनों शून्य की इसका दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये तीनों को जोड़िएगा तो है 5 या 3 8, 8 में से 2 घटेगा तो 6 को आएगा, यानी यहाँ पे 6, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ऐसे होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, है ना। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे। तो देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों दे दिया है, त्रिघात बहुपद निकालने का ये देखिए फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें मान भर देना है, तो देखिए एक्स क्यू है तो एक्स क्यू है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मान भर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा मान भर दिए, और एक्स है यहाँ पे तो एक्स ऐसे ही लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे फिर अल्फा बीटा गामा तीनों को गुना लिखना है सूत्र के अनुसार। अब इसको आगे बढ़ाना है, तो देखिए अब गुना भाग कर देना है, तो एक्स क्यू हो गया, इसको सॉल्व करिएगा तो 6 आएगा, एक्स स्क्वायर है तो 6x², और इसको सॉल्व करिए पूरा 15 माइनस 10 माइनस 6, तो इतना आ जाएगा, एक्स है तो एक्स, और इसको सॉल्व करिएगा तो 30 आएगा प्लस में। अब थोड़ी सी आगे बढ़िए तो एक्स क्यू माइनस 6x², इसको सॉल्व करिएगा कि कितना आएगा -1 आएगा, तो -1 में एक्स है तो -x आई है +30, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 45 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो शांत जल में धारा की चाल निकालिए। चलिए निकालते हैं इसको। देखिए शांत जल में नाव की चाल x मान लेते हैं और धारा की चाल y मान लेते हैं, और पहले जैसे बोला था उसके अनुसार हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सजा दिया। 30 किलोमीटर जाना था धारा के प्रतिकूल और 44 किलोमीटर जाना था धारा के अनुकूल, और 10 घंटे में, तो ये हो गया समीकरण 1। और फिर बोला था कि 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाना था, 45 किलोमीटर धारा के कैसे अनुकूल जाना था, मतलब प्लस हो गया, और कितना घंटा 13 घंटे में। दोनों समीकरण को अब सॉल्व करना है, तो देख रहे हैं कि हम इसमें 4 से गुना कर देंगे और इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, तो ये कट जाएगा। देखिए कैसे, 4 से गुना करिएगा तो 4 3 यहाँ 12 यानी 120 आएगा, और 4 में 44 में 4 से कर लीजिए, 10 चौका 40, तो देखिए यहाँ पे गुना गुना करके लिख दिया, इतना आ गया, ठीक है। और नीचे वाला में भी हमने क्या किया, 3 से गुना, तो 40 3 120, और फिर 55 में 3 से करिएगा, तेरे 5 तेरे 3 39, यानी देखिए गुना उना करके इतना आ गया, ठीक है। और समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था माइनस, ये कट गया। अब इसमें से इसको घटाना है आपको, तो घटाइएगा तो क्या होगा, एलसीएम नीचे वाला देख रहे हैं सेम टू सेम आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, मतलब वही हो जाएगा। तो 176 में से 165 घटेगा तो 11 आ जाएगा, 40 में से 39 घटेगा तो 1 आएगा, और यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x + y 11 आ गया, समीकरण 3 मान लीजिए। अब इसका मान जो है x + y का मान 11 भर दीजिए समीकरण 1 में, देखिए उठा लिए और इसके जगह 11 भरिए, काटिए 4 बार में, 30 10 में से जाके 4 को घट जाएगा तो 6 हो गया। अब इसको काटिएगा, 6 × 5 = 30, तो 5, और तिरछा तिरछी गुनेगा तो x - y का मान 5 आ गया, ठीक है 2। अब 1 2 3 और 4 को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये कट गया,
2x बराबर 16 काटेंगे तो 8 आ गया, यानी x का मान 8। तो यही इसका आंसर। तो आपका इसका आंसर हो गया कौन सा? धारा की चाल पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला कि एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अम्ल का भार निकालना था और उसका अनुपात दिया था लवण और अम्ल का कितना? 5:7। तो अम्ल का निकालना है तो 7 ऊपर और 7 5 12 नीचे, और ये 360 बोला था, क्या था उसका मिश्रण का भार, तो 360 से गुना कर लीजिए। तो काटिएगा तो 30 बार में, आज 30 से गुना करिए 7 से, तो आपका 210 ग्राम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 210 ग्राम ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए। तो ये बोला है दी गई आकृति ओ ए सी बी का केंद्र ओ हो गया और जिसकी त्रिज्या बोला है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए, हाँ, इसका ओ ए सी बी का, और इसका त्रिज्या कितना बोला है? 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका त्रिज्या है 3.5। ठीक है, और ये इसका दूरी है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो बोला है वह हमने लिख दिया। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो ये देखिए, एक तरह से चतुर्थांश बन रहा है, तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तब पूरा निकल जाएगा, और इसमें से हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे। तो देखिए ये चित्र हो गया, और ये 3.5 था, और यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका 2 है। तो अब इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो अब 1/, देखिए 4, और पाई का मान 22/7, और यहाँ पे आर का मान 3.5 था, तो 3.5 गुने 3.5 और 1/2, और यहाँ पे देखिए इसका आधार 3.5 था और ऊंचाई कितना था? 2 था। देख लीजिए त्रिभुज का, यहाँ पे देखिए ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई 2 था और ये आधार इसका 3.5 था, तो वही हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब इसको सेट कर दिया, अब इसको काट कूट कर लेंगे, 7 से काटेंगे इसको तो 0.5, फिर दो आधा किए तो 2, फिर इसको काटे तो 11, यानी आज सबका काट कूट करके यहाँ पे जो बच रहा है उस सबको गुना कर लेंगे, और यहाँ पे भी काट कूट करके 3.5 बच रहा है, और गुना उना कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, और इसमें से 3.5 घटाएंगे। ठीक है, तो आपका आ गया 6.125 इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ये वाला। अब यहाँ से जी के जी एस स्टार्ट हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन किया है, क्या कहा है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि अप्रैल 2024 तक आईपीएल, ठीक है, अप्रैल 2024 तक आईपीएल के इतिहास का स्कोर सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, अगला सवाल बात करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 40 नंबर बोला गया है कि हाल ही में भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी, मेढोरा गुजरात। ठीक है, मोढेरा गुजरात। अगला सवाल है, भारतीय सेना और सेल्सियस की सेना के बीच में 18 से 27 मार्च 2024 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? इसका उत्तर आप बताइएगा, सेल्सियस। कौन सी बताना है? सेल्सियस में। अगला सवाल है, किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2024 का सर्वोत्तम झांकी चुना गया है? तो इसका उत्तर आप बता दीजिएगा, आपका ओडिशा। अगला सवाल है ये वाला, देखिए, कह रहा है कि चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन यूएनसीओपी 28 शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका होगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन से। तो जलवायु परिवर्तन कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु एक नया निवेश मंत्रालय गठित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका होते तो अमीरात लिखा है, तो संयुक्त राज्य अमीरात बोल रहा है। ठीक है, तो यही इसका आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस संस्था के द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए एक
नए उपकरण के रूप में DIGITA डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना किया गया है। तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, है ना। अगला सवाल है कि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तहर परियोजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला है कि नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम यानी कालानुक्रम के द्वारा क्या है सजाना है आपको। तो चलिए, तो इसका उत्तर आपका देख रहे हैं, आपका कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले ए होगा यानी असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद बी वाला हुआ यानी चौरा चौरी कांड हुआ, उसके बाद डी वाला हुआ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और आपका सी होगा सबसे लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए, इसका यही ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो 1920 में, इसका आंदोलन 1920 याद रखिए। तो 1900 कितना बताइएगा, 20, ठीक है, 1920। चौरा चौरी कांड याद रखिएगा 1922 में, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप समझ लीजिए, सजा लीजिए, तो आपका उत्तर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता थे। कहाँ थे, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता गए थे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे, आपका चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। बिहार के एक किसान नेता जो थे राजकुमार शुक्ल ने, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है, उन्होंने पत्र लिखकर गांधी जी को बुलवाया था, ठीक है। और ये भी बात याद रखिएगा, स्वाधीनता दिवस आपका 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस के मनाने के बाद में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर कोई पूछता है तो 1930 बता रहा है। और खिलाफत दिवस कोई पूछता है तो 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। ये इसलिए मतलब 1919 को यानी 17 अक्टूबर को मनाया गया था, ठीक है, खिलाफत आपका कौन सी दिवस के रूप में। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए। तो ये वाला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। और रॉलेट एक्ट जो है कब पारित किया गया था, कब नियम लागू हुआ था, तो 1919 में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए ये वाला, ये 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें 68 सदस्य शामिल थे। तो कितने सदस्य शामिल थे, तो याद रखिएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका 3। कितने शामिल थे, 3 गो थे, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका हिंद स्वराज में। कौन सा बुक में, हिंद स्वराज में लिखे हुए हैं अपने बुक में, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश। अगला सवाल है कि पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत डॉक्टर थे। तो क्या थे, तो पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण विद थे, याद रखिएगा, मतलब व्याकरण के लेखक,
पाणिनि को कहा जाता है, संस्कृत व्याकरण के लेखक, याद रखिएगा। अगला है कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है, तो इसका उत्तर याद रखना है आपका लद्दाख में संगम होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि BSI यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधे की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रेड डाटा बुक, याद रखिएगा। रेड डाटा बुक में के हिसाब से क्या पता लगाया जाता है, तो इसमें पता लगाया जाता है कि कौन कौन से जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसको रेड डाटा बुक में के अनुसार लिखा जाता है, बताया जाता है। अगला सवाल है कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी में होगा, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका कावेरी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद हैं, तो इसका उत्तर आपको याद रखना है आपका 4 गो है, ठीक है। कितने हैं, तो 4 है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। कितने, 5 गो याद रखना है, बांग्लादेश के सीमा से जुड़ी हुई है, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अब देखिए तो 60 हो गया। अब देखते हैं 61 नंबर, देखिए 61 नंबर बोला कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2019 में उनके गन्ना उत्पादन के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपका, सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 1, यानी कि 2, यानी कि उत्तर प्रदेश होगा सबसे पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और सबसे ज़्यादा बाद में आता है कर्नाटक, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि हिंद कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी तिरिचमीर। अगला सवाल है कि बरसाती पर मोम की परत चढ़ाने से वह वाटर प्रूफ बन जाती है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका संसंजक बल का मान अधिक हो जाता है, इसके चलते। अगला सवाल है कि रंगीन कांच बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड। अगला सवाल है कि टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जीवाणुविक रोग है। अगला सवाल देखिए, अगर एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम बी में अभिलंब से दूर की ओर झुक जाती है, तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा, क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका 1 से ज़्यादा। अगला सवाल देखते हैं, ये देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि इनमें से कौन सा यौगिक सह संयोजक यौगिक का एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए P2O5, ठीक है। ये आपका सह संयोजक यौगिक का एक उदाहरण है, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, तो अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़ों, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेलुलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंधनाल में होता है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो इसका उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए भस्मीकरण या जलाना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका प्राकृतिक संसाधनों का संधारणीय प्रतिबंधन एक आसान कार्य है, ये गलत बोला है, तो यही इसका उत्तर होगा, और सब इसमें सही बोला है,
ठीक है, कि जीवाश्म ईंधन का दहन हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए हमें इन साधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ये बात सही बोला है। और जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो होता है ये समाप्त हो जाने वाला होता है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाकर कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका यहाँ आपका जितने भी इसमें जनरल स्टडीज का पार्ट था वीडियो हमने टोटल कंप्लीट किया। अब मैथ वाला तुरंत कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए, उसके बाद दूसरा बुक चलेगा, ठीक है।